नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 8 क्लास 10 के लिए। यह आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद पर आधारित है। इस वर्कशीट को अच्छे से करने के लिए ज़रूरी है आप चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ें। वर्कशीट नंबर 7 में आपने गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक अनोखी तकनीक ईजाद की थी, संघर्ष की, उसके बारे में जाना था। क्या नाम था उसका? यस, सत्याग्रह। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सच्चाई पर दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। इसके पीछे उनकी धारणा थी कि दुश्मन को हराने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आप सत्य और अहिंसा के बल पर संघर्ष करके भी अपने शत्रु को हरा सकते हैं। आपको शत्रु को किस तरह से हराना? आपको उसकी चेतना को झंझोड़ना है और उसको सहज रूप से, यानी अपने आप मान ले कि ये सच है, सच्चाई को वो स्वीकार कर ले। ठीक है, क्योंकि लास्ट में किसकी विजय होती है? सच्चाई की। अब इस वर्कशीट में हम कुछ महत्वपूर्ण टाइमलाइंस हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है 1915, गांधी जी का भारत में आगमन। 1915 से पहले जो गांधी जी है वो कहाँ पर थे? साउथ अफ्रीका में। वहाँ उन्होंने वहाँ की नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, बहुत सफल रहा। उस आंदोलन को उन्होंने जिस तरीके से चलाया उसका नाम दिया उन्होंने सत्याग्रह, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियाँ नहीं की गई। ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए अहिंसक आंदोलन था वो। अब आते हैं 1916, चंपारण सत्याग्रह। ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, जब वो बिहार का दौरा कर रहे थे तो वो चंपारण जब पहुँचे तो वहाँ जो किसान थे वो बगान व्यवस्था जो थी वहाँ की वो बहुत ही ख़राब थी, दमनकारी थी। तो गांधी जी ने उन किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों की जो कई सारी मांगें हैं वो मान ली गई, उनकी स्थिति में जो है सुधार आया। तो एक सफल सत्याग्रह था। अब आते हैं 1917, खेड़ा आंदोलन। गुजरात में एक जगह है खेड़ा। 1917 में भारी बारिश के कारण यहाँ के जो किसान थे उनकी सारी जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी और जो प्लेग महामारी है उससे उनकी स्थिति और भी ख़राब हो गई थी और वो लगान में जो है वो ढील चाहते थे, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा था। तो गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन चलाया गया जिसे नाम दिया गया खेड़ा आंदोलन। ये आंदोलन भी जो है वो बहुत सफल रहा। मज़दूरों, ये जो किसान थे इनकी बातें मान ली गई और उनको लगान में जो है वो ढील दे दी गई। उसके बाद आते हैं 1918, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। जो मिल अहमदाबाद जो है वहाँ पे सूती कपड़े की बहुत सारी जो है मिलें हैं जिनमें बहुत मज़दूर काम करते हैं। तो उनकी स्थिति जो है बहुत ख़राब थी। जो मिल मालिक हैं उनका जो है वेतन बढ़ाने को तैयार नहीं थे और बढ़ती महंगाई की वजह से जो मज़दूर हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, है ना। उनको मतलब खाने तक के लाले पड़ गए थे। तो गांधी जी के नेतृत्व में इन मज़दूरों ने एक सत्याग्रह किया और ये सत्याग्रह भी जो है वो सफल रहा। ये जो आंदोलन था ये भी सफल रहा और जो मिल मालिक हैं उन्होंने मज़दूरों की बात मान ली और उनकी जो वेतन है उसमें वृद्धि की। अब आते हैं 6 अप्रैल 1919, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट, पहले इसको जानना ज़रूरी है। रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून के नाम पर भी जाना जाता है, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक ऐसा कानून बनाया था कि बिना मुकदमा चलाए जो भी मतलब सरकार के ख़िलाफ़ कुछ भी गतिविधि करेगा उसको बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ जो है वो एक आंदोलन चाहते थे और जो आंदोलन है वो कैसा होना चाहिए था? बिल्कुल अहिंसक और नागरिक अवज्ञा आंदोलन, मतलब जिसमें आप हड़ताल कर सकते हो, आपको सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, उसके काम नहीं करने, उसके कामों में उसकी मदद नहीं करनी। लेकिन हुआ क्या कि ये कुछ कारणों से ये जो आंदोलन था जो गांधी जी चाहते थे अहिंसक रहे वो हिंसक हो गया। इसमें बहुत सारी जो है हिंसक गतिविधियां हो गई। इसमें 13 अप्रैल वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड भी शामिल है और जो लोग हैं वो भी भड़क गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बोले तोड़ फोड़, दुकानों को जलाना, थानों को जलाना शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने क्या करा, ये जो आंदोलन था वो वापस ले लिया। ठीक है, अब आते हैं 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये ऐसा हत्याकांड है जो आज तक लोगों के जहन में है। तो ये बहुत निर्मम हत्याकांड था। हुआ क्या था, ये घटना इस तरह से थी कि
जो अमृतसर है वहाँ पर सालाना जो है बैसाखी का मेला लगता था। तो 13 अप्रैल के दिन वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बैसाखी के मेले में भाग लेने के लिए आए हुए थे। तो वो आकर के ये जो वहाँ पे वो चल रही थी सभा, उसमें भी जाकर बैठ गए। अब उनको ये नहीं पता था कि उस समय पे वहाँ पे मार्शल लॉ जो है लागू था, जिसके तहत लोग जो है इतने सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जनरल डायर आए, उन्होंने क्या किया, भीड़ के जो निकलने के रास्ते थे जहाँ से वो जाते, उन सब रास्तों को बंद कर दिया और दनादन भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, ये हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप अपने चैप्टर में से भी पढ़ सकते हैं। जनवरी 1921 असहयोग खिलाफत आंदोलन। वैसे ये 2 आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। दोनों के मुद्दे अलग अलग थे लड़ने के, लेकिन ये दोनों ही आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने जो आगे के हमारे स्वतंत्रता आंदोलन थे उनको प्रोत्साहित किया, लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बहुत सारे लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। अब आते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदू स्वराज। उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। देखो, जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, ठीक है, तो उनको इजाज़त कितने दी थी? भारत के राजाओं ने दी थी यहाँ पर व्यापार करने की। और बाद में जब उन्होंने यहाँ के जगहों पे कब्ज़ा करना शुरू किया, तब भी यहाँ के लोगों ने ही उनकी मदद की थी, क्योंकि उनके पास तो ना तो इतनी बड़ी सेना थी, है ना, तो थोड़े से थे। तो कौन मदद कर रहा था? यहाँ के लोग। और उसके बाद वहाँ की जो व्यवस्था थी, शासन थी, उसको चलाने में भी यहीं के लोग मदद कर रहे थे। पुलिस कौन थे? वो सारे इंडियन थे। फौजी कौन थे? इंडियन थे। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब कौन है? भारतीय। जितने भी स्कूल कॉलेजेस उन्होंने खोले हुए हैं उनमें कौन है? उनमें ज़्यादातर भारतीय थे। तो उन्होंने कहा कि जो ये शासन है वो भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था, और अगर यह शासन इसी सहयोग के कारण जो है चल पा रहा है और हम ये सहयोग जो है वापस ले लें, तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यानी जब लोग काम करना ही बंद कर देंगे, उसकी कोई बात ही नहीं मानेंगे सरकार की, तो फाइनली क्या होगा? ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज यानी कि हमारा खुद का राज जो है वो हो जाएगा। अब असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता है, ये था मेन मुद्दा। तो गांधी जी के आह्वान पर हज़ारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, है ना। उनका इन सरकारी विद्यालयों में नहीं जाना, मतलब किसी भी सरकारी संस्थान में किसी को काम ही नहीं करना। हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफ़े दे दिए, यानी रिज़ाइन कर दिया कि हम सरकारी स्कूलों में काम नहीं करेंगे, कॉलेजों में काम नहीं करेंगे। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया और ज़्यादातर प्रांतों में जो चुनाव होने थे उनका बहिष्कार कर दिया कि प्रांतों में चुनाव होते थे, चुनकर कुछ प्रतिनिधि आते थे जो सरकार की मदद करते थे शासन चलाने में, तो वो भी बहिष्कार कर दिया गया। अब हुआ क्या? आर्थिक मोर्चे पर इसका असर और भी नाटकीय रहा। यानी अब आपको उसको कैसे नुकसान पहुंचाना है सरकार को, उसको पैसे के रूप में हानि देकर। कैसे? विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। यह आपने सुना गया होगा, विदेशी सामान सबने मना कर दिया, हम किसी प्रकार का भी विदेशी जो सामान है वो नहीं लेंगे। जैसे इस समय हम क्या करें कि हमें चाइना का कोई भी सामान नहीं लेना, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है। अगर हम उसका सामान लेंगे तो वो पैसा वो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे ही उस समय पे जो है विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब के दुकानों की पिकेटिंग की गई। मतलब पिकेटिंग होता है कि दुकान में आने जाने का जो है रास्ता बंद कर दिया गया। तो शराब की जो दुकानें उनके बाहर लोग धरना दे के बैठ जाते थे, लोगों को अंदर नहीं जाने देते थे। ऐसी विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, है ना, कि जिनके पास विदेशी कपड़े थे कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जो व्यापारी थे उन्होंने मना कर दिया कि हम इस वाले बिज़नेस में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये किसका है? ब्रिटिशर्स का है ये। जब बहिष्कार आंदोलन फैलने लगा तो लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। अब जो बहिष्कार आंदोलन है कि हमें विदेशी चीज़ों को नहीं अपनाना, उनको छोड़ना है ना, उनको किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना। आयातित होता है कि जो ब्रिटिश थे वो अपने यहाँ जो है ये कपड़ा बनाते थे, यानी उनके लोगों को रोज़गार मिलता था और यहाँ आकर वो बेच देते थे और यहाँ से जो मुनाफा कमाते थे वापस अपने देश में ले जाते थे। तो उन्होंने उन आयातित कपड़ों को छोड़कर कौन से कपड़े पहने? भारतीय कपड़े, जो ज़्यादातर खादी से बने होते थे, जो यहीं के लोग बनाते थे।
आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने भी हिस्सा तो लिया, पर उनके लिए स्वराज के अर्थ अलग अलग थे। देखो, सब लड़ रहे थे, लेकिन सबके लिए मतलब आज़ादी का मतलब अलग अलग था। जैसे किसान था, उनको लगता था कि हमारा लगान कम हो जाए, उनके लिए तो वही आज़ादी है ना। या बेगार ख़त्म हो जाए। बेगार होता है कि किसानों से क्या करते थे, ये जो शासक और ज़मींदार वगैरह लोग होते थे, वो बिना काम मतलब बिना उनको पैसा दिए उनसे काम करवाते थे। ये होती है बेगारी, कि काम तो करवाते हैं लेकिन पैसा नहीं देते। और दमनकारी ज़मींदारों का बहिष्कार किया जाए। किसान क्या चाहते थे, उनके जो ज़मींदार हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, है ना, तो वो उनका बहिष्कार किया जाए, मतलब ये लोग हमारे ऊपर से हट जाएं, ये वो चाहते थे। तो ऐसे सबके अपने अपने थे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से कैसे चल रहा था? जनता ने ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग कैसे दिखाया? ये मैं आपके साथ पहले ही चर्चा कर चुकी हूँ। आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आप इसको लिख लोगे। आंदोलन के दौरान भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आप समझ ही गए होंगे, जब विदेशी कपड़ों को नहीं लेंगे तो फिर किसके कपड़ों को लेंगे? जो भारत में बनी है, भारतीय मिलों में बनी है, भारतीय हथकरघों में जो हाथ से करघा चला करके बनाते थे, उनसे बने हुए कपड़े लेंगे। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आप 1921 के समय के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या गांधी जी के आह्वान पर आप अपना स्कूल छोड़कर आंदोलन में भाग लेते? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क अवश्य दें। अब देखो, इस प्रश्न में आपको मानना है कि आप 1921 के समय के एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और गांधी जी ने आपको स्कूल छोड़ने के लिए कहा है, तो आप क्या करोगे? जैसे अगर मैं उस समय स्कूल में पढ़ रही होती तो मैं गांधी जी की बात अवश्य मानती और स्कूल छोड़ देती और आंदोलन में भाग लेती। क्यों? क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं है और देश की आज़ादी जो है वो हमारी पढ़ाई से ज़्यादा बड़ी है। अगर हमारा देश आज़ाद होगा तो हमारी खुद की शिक्षा व्यवस्था होगी, है ना, जिसमें हम बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। क्योंकि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो किसके हिसाब से थी? वो अंग्रेज़ों के हिसाब से थी। वो हमें शिक्षित किस हिसाब से करते थे? हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। तो मैं अवश्य ही उस समय पे स्कूल छोड़ देती और आंदोलन में भाग लेती, ताकि हमारा देश जो है वो जल्दी से आज़ाद हो। तो आपको अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना है और जो भी आप निर्णय लोगे उसके पक्ष में बात ज़रूर बतानी है, आप क्यों वो निर्णय ले रहे हो। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया स्वराज के लिए। यदि आज आपको किन्हीं मुद्दों पर असहयोग आंदोलन चलाना हो तो वे कौन से होंगे और आप कौन से तरीके अपनाएंगे? ये आपको खुद से करना है, सोचना है आप किस मुद्दे पर इस तरह के आंदोलन चलाना चाहोगे। अब आप इस वर्कशीट को पूरा कीजिए।